हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, जो रिजल्ट था बच्चों कुछ बातें उसमें जोड़ते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा रिजल्ट बच्चों लिखा था कि उसमें हीट निकालने का फॉर्मूला, यहाँ से बच्चों पहली बात हम सोच सकते हैं, बताएंगे यहाँ पे कि ना तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है अकेले, और ना ही बच्चों जो वर्क डन है ये स्टेट फंक्शन होगा। आपको पता ही वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टोटली पाथ फंक्शन है, तो इसलिए वर्क डन भी आपका स्टेट फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों को मिला दे, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन को, तो जो हीट है दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन। पहली बात लिखते हैं इसको, पहले इसी को लिखते हैं, नाइदर internal energy nor work done are the state functions। प्लस का साइन आएगा ना, वो रिजल्ट आएगा जब लास्ट में। बट देयर सम मतलब दोनों को मिला करके Q जो है इज अ स्टेट फंक्शन। तीसरी बात बच्चों, अगली बात बच्चों, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या सीधा लिख लो इन आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टी का चेंज 0 है, इसलिए बच्चों वहाँ इंटरनल एनर्जी का भी कोई चेंज नहीं होगा। किसी सिस्टम में अगर टेम्परेचर ही नहीं बढ़ाएंगे आप तो एनर्जी नहीं मिलेगी, टेम्परेचर नहीं घटाओगे तो एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो क्या बोल देंगे बच्चों, Q इक्वल टू W, यानी जितना भी हम हीट देंगे उस सिस्टम को वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में। T 0 होगा तो इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी, इसलिए जितना भी हम सिस्टम को हीट देंगे वो सारा का सारा किस में चेंज हो जाएगा, वर्क डन में। लिखते हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए बोल देंगे हम सो Q इक्वल टू क्या, W। तो यहाँ क्या करते हैं, बोल सकते हैं हम वी कैन से दैट, ऐसा बोल सकते हैं हीट गिवन टू सिस्टम, जो सिस्टम को हीट देंगे is completely converted into work at constant temperature। ये दूसरी बात इसमें जोड़ देंगे। तीसरी बात बच्चों, ये लिखते हैं एक बार इसको, Q इक्वल टू डेल्टा यू, वर्क ऑफ एक्सपेंशन माइनस पी डेल्टा वी, क्या बन गया, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ऐसा आगे फॉर्मूला Q। अगर बाहर से लगने वाला प्रेशर 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हीट किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो तीसरी बात लिखते हैं इफ़ लगने वाला बाहर से प्रेशर सिस्टम पे, इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, ये 0 हो गया तो क्या बोल देंगे, Q इक्वल टू डेल्टा यू। तो यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकला बच्चों इस फॉर्मूले से, कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट गिवन टू ए सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वाला, हीट गिवन टू ए सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। लिखते हैं इसको, हीट गिवन टू ए सिस्टम, सिस्टम को किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू चेंज इन ये
यू है बच्चों इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर्मूला ये वाला कंफ्यूज नहीं होना, Q इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। मैं समझाने के लिए इसको चेंज कर करके बता रहा हूँ। वर्क ऑफ एक्सपेंशन आएगा तो माइनस पी डेल्टा वी रखेंगे, तो पूरा अगर सोल्व करेंगे तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा फॉर्मूला रहेगा। मैं समझाने के लिए इसको कहीं भी बदल रहा हूँ। तो ये बच्चों कल वाले रिजल्ट्स पे कुछ मैंने आपको कंक्लूजन्स बताए। ठीक है, ये जो लिखा है इसी को समझाया मैंने। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगली टर्म्स की बात करते हैं इसी के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही। अगली टर्म है बच्चों एंथैल्पी। एच से इसको डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली जो एंथैल्पी है, एच मतलब हीट नहीं, एंथैल्पी हीट क्यू है। मैथमेटिकली जो बच्चों जो एंथैल्पी है ना वो क्या है, इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। किसका सम है ये, इंटरनल एनर्जी U और जो भी सिस्टम पे के ऊपर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन होता है PV, उसका क्या ये सम है। लिखते हैं इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन ऑफ ए सिस्टम। तो बच्चों इस हिसाब से फिर जैसा ये लिखा हुआ है बोल रहे हैं हम, क्या बनेगा फॉर्मूला, H इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा इसको और समझेंगे। इसके लिए मैं फर्स्ट लॉ को फिर से याद करता हूँ और हीट का फॉर्मूला लिखूंगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ से याद करते हुए चलते हैं आगे इसको डिराइव करने के लिए, समझने के लिए। अब ये भी लिखा था बच्चों Q इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू प्लस में W। ठीक है ना, और बदल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मान लिया ये वाला जो प्रोसेस है ना सारा, वो किस पे चल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हीट का चेंज निकालते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बोल रहा हूँ, वी कांस्टेंट होगा, डेल्टा वी में चेंज आपका 0 होगा। तो क्या बनेगी इक्वेशन, डेल्टा यू, ध्यान देना v कांस्टेंट है तो इसमें तो चेंज ही नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो 0, मल्टीप्लाई होगा तो पूरी बात 0 हो जाएगी, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो क्या बोल देंगे बच्चों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट गिवन टू ए सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पीछे रिजल्ट में भी देखा था। ठीक, एक बात। अगली बात बच्चों, अगर मान लिया प्रेशर क्या ले लें हम, कांस्टेंट ले लें, तो क्या रिजल्ट होगा, इसी को बदलते हैं। तो Q के साथ प्रेशर कांस्टेंट है, डिनोट करना डेल्टा यू, P में कोई चेंज ही नहीं है, डेल्टा भी तो नहीं है ताकि मैं 0 करूँ, तो P वैसे का वैसे रहेगा। ये लिख दिया, मतलब फॉर्मूला ऐसे कैसे रहेगा, डेल्टा P नहीं है तो P ऐसे ही रहेगा बच्चों। ये मान लिया बेटा, समझने के लिए इक्वेशन आ गई 1। ये रिजल्ट याद रखना, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये मैंने बच्चों इस इक्वेशन को, फर्स्ट लॉ वाले हीट की इक्वेशन को पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे सॉल्व करके रिजल्ट निकाला, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो सकता है वो लिखा। फिर एक बार मैं बच्चों क्या करूँगा, इस ओरिजिनल इक्वेशन को इधर ही इसके बाद रखता हूँ। ये ना H इक्वल टू यू प्लस पी वी, ओरिजिनल इक्वेशन। इनिशियली क्या होगा, ये एंथैल्पी चेंज H1 होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज U1 होगा। P बोलता है ना कांस्टेंट है तो P रख लेंगे इसको, है ना, यहाँ लिखी हुई कंडीशन। फाइनली एंथैल्पी में क्या बदल होगा, चलते चलते H2 हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी U2 हो जाएगा,
और लिखा हुआ बच्चों फिर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम V2 हो जाएगा। एंथैल्पी का चेंज निकालना तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, यानी इसमें से इसका सब्सट्रैक्शन, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ आ रहा है ना, इसमें से फिर ये फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है से H2 माइनस H1 चेंज डेल्टा चेंज H, U2 माइनस U1 डेल्टा चेंज डेल्टा U, P कॉमन V2 माइनस V1, तो बच्चों डेल्टा H आ गया इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ऐसा ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। मान लिया बच्चों इक्वेशन आ गई ये 2। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ मैं। इक्वेशन 2 और 1 को अगर देखते हैं तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम ऐसा एक कंक्लूजन बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल होगा, यानी QP इक्वल टू डेल्टा H। ये पीछे प्रूव भी किया था रिजल्ट कि एट कांस्टेंट प्रेशर, इस तरह का, हीट गिवन टू ए सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे देंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, चेंज इन एंथैल्पी के। ये रिजल्ट बेटा समझ आया। अब देखो अब क्या करेंगे, एक चेंज और करना है यहाँ से, डेल्टा H की वैल्यू ये वाली इक्वेशन 1 में रख दो, और जो बच्चों इससे पहले लिखा था आपने इसको साफ करने से पहले लिखा था ना QV हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि हम डेल्टा H की वैल्यू और डेल्टा U की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे। ये रहा जी डेल्टा H, वो पहले जो रब कर दिया वो रहा आपका डेल्टा U, उसको यहाँ रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कौन सी इक्वेशन में बच्चों, 2 में रखें यहाँ। ये हो जाएगा QP, हीट की टर्म ये क्या हो जाएगा आपका Q, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी लिखा था इससे पहले, आप नोट कर लेना, प्लस में क्या आएगा बच्चों, P डेल्टा V। एक रिजल्ट ये आ गया। एक ये सेकेंड इक्वेशन में आपने निकाला ये, जिसमें आप वैल्यू रख रहे हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U P डेल्टा V। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर तब से क्या पागल बना रहे हैं। मैंने तब से बच्चों ये स्टार्ट करवाया कि पहले हमने वो जो हीट वाली इक्वेशन है फर्स्ट लॉ वाली ली, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, हीट को निकाला, कांस्टेंट वॉल्यूम माना, तो वहाँ हीट की वैल्यू आ गई QV हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर एट कांस्टेंट प्रेशर लिया, ये इक्वेशन बन गई। फिर एंथैल्पी वाली इक्वेशन को चेंज किया, इनिशियल और फाइनल, तो ऐसा करते हुए बच्चों एंथैल्पी का चेंज आ गया। मैंने यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू कहाँ से रखी, उठा करके डेल्टा H की वैल्यू को उठा करके रखा मैंने, ठीक है। कहाँ से रखा आपसे कोई पूछे तो, ये इधर क्या किया, पहले इनके रिजल्ट्स को कंपेयर किया, फिर डेल्टा H की वैल्यू अपने आप आ गई। फिर जो वैल्यू आ गई, समझ गया ना, पहले कंपेयर किया, पहले डेल्टा H निकाला, फिर ये रिजल्ट आया तो इसको यहाँ रखा, डेल्टा U कांस्टेंट वॉल्यूम वाले से उठा करके रखा, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बीच में बनाई था। तो आपसे कोई बोल दे बच्चों एंथैल्पी का चेंज बताएं, तो एंथैल्पी का चेंज किसके इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। क्या बोलेंगे बच्चों, एंथैल्पी का चेंज किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के सम के इक्वल। इसको भी लिखते हैं, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ, ये राजी सम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U का चेंज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड ये रहा आपका प्रेशर वॉल्यूम
वर्क डन। ठीक, अभी बच्चों एक दो चीज़ें और सोचते हैं। आपसे कोई बोल दे कि हीट ऑफ रिएक्शन बताए एट कांस्टेंट प्रेशर, ये लिख सकते हो। हीट ऑफ रिएक्शन बताए एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू, लिख सकते हो। इनको लिखते हैं अभी एक एक लाइन में, और लिखने के बाद ये जो दो इक्वेशंस हैं इनके रिजल्ट्स को थोड़ा और मॉडिफाई करके देखेंगे। तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट, रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम। डेरिवेशन आपने किया अभी ऐसा ना, क्यू वी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लो जी लिख दिया जी। फिर है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट ऑफ रिएक्शन कहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये लो जी, क्या रिजल्ट था, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच। ऐसे दो रिजल्ट्स मैंने जानबूझ के अलग से लिखे ताकि आपको याद रहे। अब फाइनल इक्वेशन ले लेते हैं दोनों, ये थी ना इक्वेशन, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इनकी वैल्यू रखने के बाद क्या बना, क्यू पी इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी, है ना। कल इस पी डेल्टा वी टाइप के एक रिलेशन को हमने चेंज किया था, उस बात को इधर भी याद करते हैं दोबारा से, और इसको फिर चेंज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं आप V2 माइनस V1, ठीक है। क्या बन गया V2 माइनस V1, यानी कि ये बच्चों PV2 माइनस PV1। PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, PV की जगह N2RT V2, यहाँ क्या आ गया N1 RT V1। ये कैसे आया, क्योंकि PV इक्वल टू NRT होता है। बच्चों यहाँ से R और T क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, R और T कॉमन आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम इसको, QP इक्वल टू QV माइनस, सॉरी माइनस किस लिए, प्लस RT कॉमन आ गया, यानी कि N2 V2 माइनस N1 V1। और सोल्व कर देंगे तो क्या लिख देंगे, QP इक्वल टू QV RT, डेल्टा लगा दो N के साथ भी, डेल्टा लगा दो V के साथ भी। PV इक्वल टू NRT है तो V की जरूरत क्या है, दिमाग चल गया ज़्यादा, ठीक है। PV की जगह N2RT, बस V की जरूरत ही नहीं। N2 माइनस N1, सीधा आ गया यहाँ से RT डेल्टा N ऑफ गैस। तो बच्चों जो मैंने पहले ये दो बातें बताई हैं, फिर इस इक्वेशन को लिखा है, P डेल्टा V को चेंज किया है V2 माइनस V1, ठीक है। PV इक्वल टू NRT पुट किया, ऐसे करते करते यहाँ तक रिजल्ट आ गया। अब बच्चों यहाँ से आपसे पूछा जाए डेल्टा N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैस के स्टेट में जो प्रोडक्ट है कल मैंने बताया था कैलकुलेट करना, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। कर चुके हम ये, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चों एक कंडीशन अप्लाई करनी मैं आपको इसमें सिखाता हूँ, क्या है वो, कि कंडीशंस बताएं जब क्या ये रहा, डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाए, डेल्टा यू के, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या बच्चों हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम्स इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या ये इसके इक्वल हो जाए। एक ही बात है, ये वैल्यू तो रखिए यहाँ पे उठा करके। शुरू करते हैं, पहले कैसे हो सकता है, अगर प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। पहली बात तो ये हो सकती है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। प्रेशर इफ प्रोसेस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, डेल्टा वी क्या उसका 0 हो, तब ऐसा हो सकता है। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल। एक बात। दूसरी बात बच्चों देखिए, अब यहाँ से मैंने कहा ना
ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सब के सब या तो सॉलिड स्टेट में आ जाए या लिक्विड स्टेट में आ जाए। आपने तो गैसियस का चेंज लेना है, सॉलिड और लिक्विड एक्सेस में होते हैं, तो वहाँ डेल्टा एन क्या होगा आपका, ना के बराबर होगा, वो जीरो होगा। जीरो होगा तो मल्टीप्लाई होकर जीरो, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्यू पी अलग से लिख देंगे, क्यू वी के इक्वल कब आ जाएगा, इफ़ रिएक्शन इज कैरिड आउट, उसको कैरी कर दें लिक्विड और इन सॉलिड स्टेट। गैस हो ही ना, मोल जीरो हो जाएंगे, एक्सेस में होते हैं, इनमें कोई चेंज होगा ही नहीं। और क्या सोच सकते हैं क्या हो सकता है। मान लिया बच्चों इस बात को भी छोड़ दिया हमने, ये गैस और जो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं ये गैसीय स्टेट में ही है, फिर क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपस में इक्वल हो जाए, कट के डेल्टा एन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो तीसरी बात, इफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसी तीन बातें हो सकती हैं, जब जा कर के क्या हो सकता है बच्चों, क्यू पी इक्वल टू क्यू वी या डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो सकता है। अब इन फॉर्मूलेज के ऊपर बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो। तो बच्चों पहला क्वेश्चन इसमें, वाटर वेपर्स को एज्यूम कर लेंगे एक परफेक्ट गैस है और मोलर एंथैल्पी चेंज दे रखा है वाटर वेपर्स के लिए, 1 बार प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंथैल्पी का चेंज है, मोलर एंथैल्पी चेंज समझनी है तो 41 kg पर मोल। तो आपने इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू बताना, डेल्टा एच दे रखा है। पहली कंडीशन में कब बताना है, पहला क्वेश्चन है मतलब कब बताना है, जब 1 मोल वाटर वेपराइज एट 1 बार प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपके पास 1 मोल वाटर है, लिख दिया जी 1 मोल है, लिक्विड है, इसके वेपर बन गए बच्चों, वेपर भी 1 मोल बन गए इसके, ठीक है। तो इसमें आपने क्या बताना है, इंटरनल एनर्जी का चेंज। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, मोल वोल आगे तो डेल्टा एन, गैसीय स्टेट में आर इंटू टी, ऐसे कर सकते हैं। पी डेल्टा वी होता है ना, उसको बदल कर लिया है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या आ जाएगा, डेल्टा एच, देख रहे हैं ये निकालना है, इधर जाके सम हो जाएगा, डेल्टा एन गैसीय स्टेट में आर इंटू टी, जो जो वैल्यू दे रखी रखो। कहता है कि मोलर एंथैल्पी चेंज इज 41 kg, किलो जूल है, इसका जूल बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ख़त्म जी। डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दोनों साइड क्या है बच्चों, 1 है, 1 है, 1 में से 1 जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी। दूसरा हिस्सा, 1 मोल वाटर को आइस में बदला, लिखते हैं इसको, वाटर है लिक्विड, नहीं बच्चों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखें ये गैस है 1, लिक्विड है तो 0, 1 माइनस 0 डेल्टा एन क्या आएगा, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, ऐसे करना है। R 8.314 है, समझ रहे मेरी बात, 1 माइनस 0, और टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री है। केल्विन बनाने के लिए 273 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 373, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे जूल में। अब इस पे आते हैं, 1 मोल वाटर को आइस में चेंज किया, लिक्विड आइस में गया 1 मोल सॉलिड, ये भी 1 मोल है, इधर जाके चेंज हो जाएगा ये। अब फॉर्मूला वही, क्या निकालना है अपने, इंटरनल एनर्जी का चेंज, ये वाला फॉर्मूला सेम। तो डेल्टा यू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर इंटू टी। डेल्टा एच कितना गिवन है आपको, 41 kg है, प्लस डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, ना ये गैस है ना ये गैस है, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, तो इनमें चेंज नेग्लेजिबल नेग्लेजिबल दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 0। तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी आपकी बच्चों, 41 kg, या जूल बनाओगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना,
41,000। समझ गए ना, सॉलिड और लिक्विड के जब मोल्स होते हैं तो वहाँ नंबर ऑफ मोल्स का चेंज ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, 0 होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी पहले वाले की तरह ही है, आपने फाइंड करना है, फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू बताना है फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, ए लिक्विड से गैस की स्टेट में गया, 373 केल्विन यानी बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे। हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन एंथैल्पी, उसको वेपर में बनाने के लिए जो देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो गिवन है, आर गिवन है। शुरू करते हैं, फॉर्मूला यहाँ से डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी को बदल लिया हमने डेल्टा एन जी आर इंटू टी, ऐसे कर लिया। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू फाइंड करना आपने, इसको फाइंड करना है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर इंटू टी। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक ही बात है, क्या वैल्यू है 40.66 किलो जूल है ना, जूल बनाने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट गैस की स्टेट में 1 मोल है, रिएक्टेंट लिक्विड या सॉलिड होता है तो 0 मोल, तो 1 माइनस 0 क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1। आर 8.314, टेम्परेचर 373, तो बेटा ऐसे जूल में आ जाएगा। तो ऐसे इस पे इजी क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं। अगली बात करते हैं, कोई पूछ ले आपसे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो बच्चों एंथैल्पी H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम में आ रही है और वर्क भी उसी में आ रहा है, तो कुल मिला के किसी भी सिस्टम के बच्चों ये हीट कंटेंट्स को शो करता है। किसी भी सिस्टम में हीट के पार्टिकल कितने, कंटेंट मतलब कितने कंटेंट से हीट के पार्टिकल कितने हैं, उसको कौन शो करेगा, एंथैल्पी। ये इसका सिग्निफिकेंस है। इट शोज द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। अगली चीज़ बच्चों, एंथैल्पी का टॉपिक पूरा, फिर आता है हीट कैपेसिटी। वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे वाली चीज़ें समझाने के लिए इसको पढ़ाना ज़रूरी है। सी इसका सिंबल होता है, बात समझ रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ाएंगे पहले। हीट कैपेसिटी मतलब हीट की कैपेसिटी, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि किसी भी गिवन सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। 10 ग्राम कोई एल्यूमिनियम है, 10 ग्राम आयरन है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो हीट देंगे। तो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, किस लिए, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस का कितना, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों एक चीज़ मान ली कि गिवन सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, m है, गिवन सब्सटेंस है, गिवन अमाउंट है, ठीक। और इसका जो, इसको हमने हीट दी और इसका टेम्परेचर T1 से बढ़ के कितना हो गया, T2। ये अमाउंट है, हीट देने पर टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज हुआ, तो हीट कैपेसिटी क्या आएगी, m जहाँ तक फाइनल इंक्रीज हुआ टेम्परेचर अपॉन में माइनस जहाँ तक इंक्रीज हुआ माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ऐसे लिखा है बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी लिख के स्पेसिफिक के लिए एस लगा देना। अब नाम में ही जुड़ गया ना स्पेसिफिक, स्पेशल, बस यहाँ लिखा था ना अमाउंट, उसके जगह 1 ग्राम अमाउंट लिख लेना। इट इज अमाउंट ऑफ हीट
रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी, स्पेसिफिक क्या हो गया, 1 ग्राम हो गया, बाकी डेफिनेशन सेम है, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, क्या स्पेशल है, 1 ग्राम, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, और हीट कैपेसिटी में कितना भी हो सकता है अमाउंट, इसमें 1 ग्राम फिक्स है, इसलिए बोला इसको स्पेसिफिक, 1 ग्राम है इसलिए, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब तीसरा इनका भाई आएगा बच्चों एक मोलर हीट कैपेसिटी, सी लिख देंगे, मोलर के लिए स्मॉल m लगा देंगे। मोलर मतलब मोलैरिटी, मोल। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो हीट देंगे दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक में 1 ग्राम था सब्सटेंस, इसमें वो कितना है, 1 मोल। इट इज अमाउंट ऑफ हीट required to increase temperature of 1 mole of substance, 1 मोल सब्सटेंस, इसलिए बोला मोलर। कहाँ तक, टू थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों पहला हीट कैपेसिटी है, कितने भी अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो हीट देंगे। दूसरा स्पेसिफिक है, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो हीट देंगे। तीसरा है मोलर, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो हीट देंगे। तो ऐसे तीनों हीट कैपेसिटी कंप्लीट।